Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the factors which affect the capacity of hemoglobin to bind with oxygen as well as the transport of carbon dioxide. So let's move to the class board. So dear students, first of all, the factors which affect the capacity of hemoglobin to bind with oxygen. तो डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड कलर। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। नंबर वन is the carbon dioxide pressure. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करती है? जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज्ड होगा तो क्या होना चाहिए? तो हीमोग्लोबिन को किसके साथ बाइंड करना चाहिए? सो इट बाइंड्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ख़ास तौर पर जैसे कि टिश्यूज़ में होता है वो ज़्यादा होता है, सो ऐसी कंडीशन के अंदर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंक्रीज्ड pressure means the partial pressure of carbon dioxide reduces the capacity of hemoglobin to bind with oxygen। और होपफुली बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिर्फ ताकतवर का साथ देगी, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा उसी के साथ बाइंड करेगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ज़्यादा, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, तो ये इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को ऑक्सीजन के साथ कम कर देगी। और ये चीज़ फेवर करती है कहाँ पर? टिश्यू लेवल के ऊपर, क्योंकि टिश्यू लेवल के ऊपर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को से अलहदा होगी तो तभी ऑक्सीजन टिश्यूज़ के लिए अवेलेबल होगी और वहाँ से अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कैरी कर सकती है। The second factor is temperature. तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर ये भी जो है वो फेवरेबल नहीं है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए। सो हाई टेम्परेचर, जैसा कि फीवर के दौरान होता है, यानी कि पायरेक्सिया के दौरान, या फिर जब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस वक्त। सो हाई टेम्परेचर decreases the capacity of hemoglobin to
bind with oxygen. एक्चुअली इसके पीछे एक और भी रीज़न समझी जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर आरबीसीज के अंदर आपको पता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है जो इनकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर रहा होता है. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज अ एंजाइम. चूँकि वो एंजाइम है तो हाई टेम्परेचर पे आपने पढ़ा था उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ाया था आपको कि टेम्परेचर अगर एक लिमिट से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. सो इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ उसको बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, लाइक इन द मस्कुलर एक्टिविटीज़, लेबरस वर्क और ड्यूरिंग हाई फीवर्स. और जो थर्ड फैक्टर है जो कि इसके इफेक्ट कर सकता है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में, दैट इज़ द पीएच. और डियर स्टूडेंट्स, पीएच आपको पता है ये बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ एन एसिडिटी, न्यूट्रलिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का हम ये चेक करने के लिए कि क्या वो एसिडिक इन नेचर है, न्यूट्रल इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, उसके लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है. ये एक मेजरमेंट है, एक पैमाना है. सो पीएच. तो पीएच के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दो तरह से होंगे. इफ द पीएच इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड का क्या मतलब है? above the 7, above 7. above 7 का मतलब कि न्यूट्रल से ज़्यादा. इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है. सो दैट इज, जी डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है? दैट इज बिटवीन 7.35 to 7.45. मीन्स आवर ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इन दिस स्टेट द हीमोग्लोबिन readily binds with oxygen. क्लियर? आसानी से बाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर ये पीएच डिक्रीज हो जाए, मीन्स कि एसिडिक हो जाए, इफ इट इज डिक्रीज्ड मीन्स इट इज लेस देन 7, तो मीन्स इट इज एसिडिक. लेस देन 7 का क्या मतलब है? इट इज एसिडिक. सो एसिडिक पीएच, एसिड किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोई ऐसा सोल्यूशन या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो. सो एसिड मीन्स के हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड है. तो ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे? जो हीमोग्लोबिन्स प्रोटीन पार्ट, जो उसका प्रोटीन पार्ट होगा, ये उसके साथ जाकर हाइड्रोजन आयंस बाइंड कर जाएंगे. तो उससे क्या होगा? इट विल लीड टू डिक्रीज in capacity or ability of hemoglobin to bind with oxygen. So ऐसी कंडीशन में भी, यानी कि इसे एसिडोसिस भी कहा जाता है, एसिडोसिस में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि एसिडोसिस का मतलब है कि एसिड ज़्यादा है, पीएच जो है वो कम हो चुकी है. पीएच कम होने का मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस आता है. हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं? दे विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन्स प्रोटीन पार्ट. तो इस तरह से वो हिंडर करेंगे, वो उसको सराउंड करेंगे और हिंडर करेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सही तरह से अटैच ना हो पाए. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स अपॉन which can affect the ability of the hemoglobin to bind with oxygen. Now coming towards the other main topic, that is the transport of carbon dioxide, CO2. So how carbon dioxide is transported? तो ऑक्सीजन को तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया डियर स्टूडेंट्स. एक बात जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि
कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, देन ऑक्सीजन से। क्लियर? इन दोनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें तो ये आसानी के साथ जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर, टिश्यू से निकलकर आसानी के साथ ये जो है वो उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड is transported in different states, मुख्तलिफ स्टेट्स में ये ट्रेवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है। दैट इज नंबर 1, the first state is by binding with hemoglobin. Clear? The first thing, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर ट्रेवल करती है। तो तकरीबन एमसीक्यूज के लिए हम अच्छे से मार्क कर लें इस बात को, अबाउट 20%, कितनी? अबाउट 20% कार्बन डाइऑक्साइड इस वे में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब ये किस तरह से होगा? अच्छा याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि हीमोग्लोबिन चूंकि ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 binds with the amino terminal of hemoglobin clear? अमाइनो टर्मिनल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन चूंकि प्रोटीन है, इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने पढ़ा है 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो 4 पॉलीपेप्टाइड्स डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। सो अमाइनो एसिड्स, सो अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड के 2 टर्मिनल्स होते हैं, मैंने ये चैप्टर नंबर 3 में भी डिटेल से समझाया था। एक होता है इसका C टर्मिनल और दूसरा होता है N टर्मिनल। यानी C टर्मिनल वो है जिस साइड पे वो कार्बोक्सिल ग्रुप है और एन टर्मिनल जहां पर एमाइनो ग्रुप है। तो यहां पर इसके साथ बाइंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अमाइनो टर्मिनल ऑफ द हीमोग्लोबिन। क्लियर? अमाइनो एसिड्स जो उसके अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से यहां पर भी अच्छा साइड्स के कुछ चीज़ बताता चलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हीमोग्लोबिन के ऊपर 2 साइट्स हैं जहां पर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो सकती है। जस्ट फॉर द रिविजन याद रखिएगा कि ऑक्सीजन कहां पर बाइंड करती है? विद द आयरन ऑफ हीम। किसके साथ? आयरन ऑफ हीम ग्रुप। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड करेगी? कहां पर बाइंड करेगी? मींस हीमोग्लोबिन में एट द एमाइनो टर्मिनल ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि दोनों की जो साइड्स हैं वो अलग-अलग से हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइड पे बाइंड करती है। तो डिफरेंट साइड्स हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर इनके बाइंड करने की। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस that the hemoglobin binds with carbon dioxide and it forms HbCO2, that is
carb amino hemoglobin. Clear? That is carb amino hemoglobin. Clear? And this is also reversible. Clear? This is a reversible reaction. अब dear students, second state क्या इसकी? By binding with plasma proteins. Clear? अब जैसा कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, इसके साथ तो स्पेसिफिकली 20% तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी। अब ये MCQs के लिए मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट थिंग है, अबाउट 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से ट्रेवल कर लेगी? बाय बॉन्डिंग विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स। So some amount of carbon dioxide binds with the plasma proteins. अब प्लाज्मा के अंदर और भी प्रोटीन्स हैं, चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। सो उनके साथ 5% उनके साथ बाइंड करेगी प्लाज्मा प्रोटीन्स and transported, ultimately जाना कहां पर इसने? Transported to the lungs में पहुंचाना किसी ना किसी तरीके इसको, ऐसे भी या ऐसे भी, ये दो तरीके हो गए। The third state is by binding with potassium ions with corpuscles. Corpuscle बेसिकली सेल्स को कहा जाता है, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं रेड सेल्स की, क्लियर, आरबीसीज की। इनको रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। सो दोनों चीजें। सो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल अमाउंट of carbon dioxide is also carried by corpuscles, means the erythrocytes, combined with potassium ions, combined with potassium ions, क्लियर। तो ये तीन तरीकेकार हो गए, तो थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो अब तक देख सकते हैं 20% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 5% तकरीबन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके, और कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज जो है बाय इट इज़ कैरिड बाय द कार्पसल्स कंबाइंड विद पोटाशियम आयंस। पोटाशियम आयंस के साथ वो बाइंड करके पोटाशियम बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन ये अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, नॉट मतलब कि ऑर्डिनरी यानी जो कंडीशन होती है उसमें नहीं, एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। अब हम बात करते थे मेजर वे, जो मेजर वे है ट्रांसपोर्ट का, जो मेजर स्टेट है, दैट इज एज बाइकार्बोनेट आयंस। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, that is the major way by which the carbon dioxide is transported, and about 70% यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में ये जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, क्लियर। सो ये होगा क्या? सो इन द रेड ब्लड सेल्स, टिश्यूज में से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, प्रेशर ज़्यादा था।
सो वहाँ से ये इनको कौन कैरी करेंगे? द रेड ब्लड सेल्स, और they are now converted into the H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड जो सी प्लाज्मा में आ चुकी है, in the presence of carbonic anhydrase इसको फैसिलिटेट करेगा and forms H2CO3, that is the carbonic acid. और डियर स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री में शायद पढ़ चुके होंगे कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक है और बहुत ही अनस्टेबल सा होता है। जैसे ही ये बनता है, ये इट स्प्लिट्स इनटू, so it splits into hydrogen ions and the bicarbonate ions, HCO3. Clear? So this is the bicarbonate ion. So this bicarbonate ion, it binds with sodium. ये MCQs याद रखिएगा, important है. This bicarbonate ion, it binds with sodium and travels as sodium bicarbonate. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में ट्रेवल करेगा। अब ये कहां पर आ चुके हैं? ये ब्लड के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, सो ये कार्बोनेट आयंस यहां से ये ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचेंगे? इनटू द लंग्स। सो दे ट्रेवल इनटू द लंग्स। लंग्स में पहुंचने पे क्या होगा कि ये दोबारा कंबाइन करेंगे, दे विल रिकंबाइन द हाइड्रोजन एंड द बाइकार्बोनेट आयंस, दे विल रिकंबाइन। जैसे ये बने थे, ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड दोबारा बना दिया। क्लियर? और कार्बोनिक एसिड किससे बना था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। सो इट इज अगेन डिसोसिएटेड इनटू फ्रॉम वेयर इट वाज फॉर्म्ड, दैट इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो एल्वेओलाई के अंदर ऐसा हो रहा है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड इट डिफ्यूजेस into alveolar sac from where it is exhaled. Clear? यहां से ये एक्सहेल करवा दी जाएगी। सो काम कहां पर स्टार्ट हुआ? टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या हुआ था? ग्लूकोज की हुई थी ऑक्सीडेशन, यानी सेल के अंदर ये ऑक्सीडाइज हुआ ग्लूकोज। उससे क्या बनता है आपको पता है, पहले डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 12 के अंदर। सो जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनता है ये स्प्लिट कर जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ से ये इसके सोडियम के साथ कंबाइन करके और ये कहाँ पहुँच गया? ब्लड के अंदर। सो दिस इज इन द ब्लड, मतलब सीरम के अंदर पहुंच चुका है, हमारे प्लाज्मा के अंदर पहुंच चुका है। वहां से ये ब्लड से ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचेगा? टू द लंग्स। लंग्स में कहां पर? जो एल्वेओलर कैपिलरीज हैं। एल्वेओलर कैपिलरीज में क्या होगा? सो दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन द एल्वेओलर कैपिलरीज। एल्वेओलर कैपिलरीज में ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन दोबारा एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और ये क्या बना देंगे? कार्बोनिक एसिड दोबारा से। कार्बोनिक एसिड जैसे किससे बना था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये दोबारा उसमें स्प्लिट करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वो एल्वेओलर कैपिलरीज से होते हुए कहाँ पर जाएगी? इनटू द डिफ्यूज करेगी एल्वेओलर सैक के अंदर और वहाँ से ये एक्सहेलेशन के जरिए रिमूव्ड। सो 70% इट ट्रेवल्स एज बाइकार्बोनेट आयंस बाय बाइंडिंग विद सोडियम, ये MCQ 70%। ओके,
और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कंसंट्रेशन की। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में दो तरह की मेजर ब्लड वेसल्स, एक तो आर्टरीज, सो उसी से आर्टेरियल, और दूसरा वेन्स, उसी से वेनस। वेनस मीन्स इन द वेन्स एंड आर्टेरियल मीन्स इन द आर्टरी। तो आर्टरी के अंदर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml में 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड में मौजूद है, जबकि वीनस ब्लड में इट इज 54 ml पर 100 ml। क्लियर? तो ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। इसका मतलब ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहां पर हो रही है? सेल्स में, टिश्यूज में। तो टिश्यूज में से जो 100 ml ब्लड निकल रहा है, ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करेगा। इट विल टेकअप 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप, ठीक है, यहां पर होगा 100 ml ब्लड, और वहां पर लंग्स में पहुंचने पे वहां पर पल्मोनरी आर्टरी और फिर आर्टरियोल्स, यहां से 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। क्लियर? सो 4 ml, सो 50 ml आर्टीरियल ब्लड के अंदर होती है, टिश्यूज में से जब वो निकल रहा होता है, आर्टरीज ब्लड पहुंचा रही होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचा रही होती हैं, तो वहाँ से 4 ml, हर 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से टेकअप करेगा। वहाँ से पहुंचाता हुआ आर्टरीज जो है वो अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरीज वो कहाँ पर लेकर जाएंगी? लंग्स में। लंग्स में उस 4 ml को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टेकअप हुआ और फिर वहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए इसको रिमूव किया गया, क्योंकि हार्ट की तरफ कौन सी ब्लड वेसल्स लेके आ रही हैं जो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट आर द वेन्स। सो वेन्स इसको टेकअप करेंगी और फिर आर्टरी। सो एक ही एक्सेप्शन है, चैप्टर नंबर 14 में डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, तो वो इसको यहाँ से रिमूव करवाएगी पर 100 ml। सो 4 पर 100 ml जो है 4 ml टेकअप हो रहा है टिश्यू से, और 4 ml जो है वो जो टेकअप हुआ था यहाँ से 50 से इसने ऐड किया तो कितना हो गया? 54, और ये 54 जो है अल्टीमेटली इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।